गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, यानी कि विभाग अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आप सबका लॉजिक की क्लास में स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं या दर्शन शास्त्र के वो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो अब द्वितीय वर्ष में आए हैं, उनको सेकेंड ईयर में 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र, कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ में उसको डील करेंगे। तो देखिए, बात यहां से शुरू करें कि ये तर्कशास्त्र क्या चीज होती है। ऐसा नहीं है कि तर्कशास्त्र या लॉजिक हमारे लिए कोई नया शब्द है, हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आमतौर पर हम जब किसी व्यक्ति की किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी बात से, किसी तर्क से बड़े प्रभावित होते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए आपने कितनी तार्किक बात की है। या जब हम किसी संवाद में और ख़ास तौर से किसी बहस में जब सामने वाले के बारे में ये समझते हैं कि वो अपना पक्ष कोई बहुत स्पष्टता के साथ में नहीं रख रहा है या कुछ विरोधाभासी बातें कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए आप अतार्किक बात कर रहे हैं। या कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारी बातचीत में, हमारे संवाद में कहीं कहीं कुतर्क का समावेश हो जाता है, यानी कि जो बात हमको नितांत विरोधाभासी लगती है, यदि ऐसी बात हमारे सामने प्रस्तुत होती है और किसी मत को मनवाने के लिए कही जाती है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए आप तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि तर्क को कुतर्क से, एक अच्छे तर्क को एक बुरे तर्क से, एक सुस्पष्ट और पुष्ट तर्क को एक कमजोर और अपुष्ट तर्क से कैसे अलग करते हैं। हम इन सारी चीजों का अध्ययन तर्कशास्त्र में करते हैं। तो तर्कशास्त्र के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो तर्क के सिद्धांतों को, तर्क की विधियों को भली भांति जानेंगे, भली भांति समझेंगे। तो तर्कशास्त्र पढ़ाए जाने का औचित्य क्या है, क्यों तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता है और खास तौर से दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। देखिए, यदि आप तर्क के नियमों को, तर्कशास्त्र के बारे में, तर्क के सिद्धांतों को जानेंगे तो आपकी सोचने की, समझने की क्षमताएं सुदृढ़ होंगी। आप चीजों का विश्लेषण ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप अपने मत को, अपने मंतव्य को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे और सामने वाला जो भी बात आपसे कहता है, आप उसको एक तार्किक ढांचे में रख करके स्वयं भी देख सकेंगे और औरों को भी दिखा सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक तर्कशास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत से तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हैं वो कम से कम तर्कशास्त्र की विधियों और सिद्धांतों को जान जाते हैं, और यदि वो इनका अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर इस प्रकार के गुण उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात है। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो सेकेंड ईयर में 2 पेपर्स लगे हुए हैं, प्रत्येक वर्ष में अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी को जैसे फर्स्ट ईयर में 2 पेपर पढ़ने होते हैं, सेकेंड ईयर में 2 पेपर पढ़ने होते हैं और फाइनल ईयर में 2 पेपर पढ़ने होते हैं, तो सेकेंड ईयर का प्रथम पेपर तर्कशास्त्र है। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए या उसमें प्रवृत्त होने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी कुछ मौलिक परिभाषाओं को जानें, जिससे कि उसका स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो। मैंने कुछ वीडियोस पहले डाले हैं, कुछ पीपीटीज आप लोग समझते हैं ना कि मैंने कुछ स्लाइड्स बना करके आपके ग्रुप्स पर डाली हैं। मैंने सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का एक ग्रुप बनाया है और अभी हाल में
एक और नया मेंटर ग्रुप बना है। इन सभी ग्रुप्स पर मैं ये सारी की सारी स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। मेरे कुछ वीडियोस भी जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि वो वीडियोस किसी तकनीकी वजह से ज़्यादा एडवांस स्थिति के वीडियोस हैं, लेकिन जब समय आएगा, यानी कि जब आप तक वो स्लाइड्स पहुँचेंगी, आप उन वीडियोस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ, अच्छा, मैं बात प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आप सब लोगों को राखी की बधाई देना चाहता हूँ। राखी का त्यौहार है और आप सब लोगों के लिए राखी बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। तो आइए तर्कशास्त्र की बात उसकी परिभाषाओं के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपकी जो पुस्तक है उसमें मैं ये समझता हूँ कि इरविंग एम कोपी की पुस्तक आप लोगों को पढ़नी चाहिए। और भी पुस्तकें बाजार में हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त पुस्तक मैंने स्लाइड में और फोटो में उन पुस्तकों की फोटो भी खींच करके डाली है, तो आप ये देख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में पिछले 5 साल वाला कौन सा संस्करण है, कोई सा भी संस्करण आपके पास में हो, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि इरविंग एम कोपी की जो किताब आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि जो आपको बताई गई है कि आपको पढ़नी है, वो पियर्सन इन एजुकेशन ने उसके सस्ते संस्करण अंग्रेजी और हिंदी दोनों में निकाले हैं। यानी कि पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, लाइब्रेरी में भी इसकी अनेक प्रतियां मंगवाई गई हैं। आप जब भी आपकी सुविधा हो, जब भी ये सहूलत बैठती है कि आप लाइब्रेरी से किताब इशू करवा सकते हैं, तो आप उसको लाइब्रेरी से लावें। और मेरा आप लोगों के लिए मशवरा ये रहेगा, आप लोगों के लिए सुझाव ये रहेगा कि इस पुस्तक को आप खरीद करके परमानेंटली अपने टेबल का, अपनी डेस्क का, अपनी अध्ययन सामग्री का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये पुस्तक केवल आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं, बल्कि जीवन में आपको तर्क के अंदर अभ्यस्त होने के लिए, तर्क के अंदर आपको एक्सपर्ट होने के लिए समय समय पर मदद करेगी। तो आइए कुछ परिभाषाओं से हम प्रारंभ करते हैं। इरविंग एम कोपी ने परिभाषा दी है और जो कि काफी अच्छी परिभाषा है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश गुड, दैट इज करेक्ट। देखिए, जो हिंदी का संस्करण है उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। वहां पर करेक्ट के लिए हिंदी में सत्य लिखा हुआ है। ये लॉजिक के साथ में जो सत्य की बात है, अपन ये देखेंगे कि कहीं कहीं पर सही में और सत्य में भेद हमको करना चाहिए। तो यहां पर मैं इसको जो मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन किया है, गुड या करेक्ट फ्रॉम बैड इनकरेक्ट रीजनिंग, जो इरविंग एम कोपी ने कहा, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश गुड, दैट इज करेक्ट फ्रॉम बैड, दैट इज इनकरेक्ट रीजनिंग। अर्थात आप ध्यान से सुन लें इसको, तर्कशास्त्र अच्छी अर्थात दोष रहित और बुरी, जिसको आप अपुष्ट भी कह सकते हैं, बुरा शब्द यद्यपि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि सवाल यहां पर ट्रांसलेशन का है, तो तर्कशास्त्र अच्छी यानी कि दोष रहित और बुरी यानी कि दोषपूर्ण तर्कणा में भेद करने हेतु उपयुक्त होने वाली विधियों और सिद्धांतों का अध्ययन है। ये स्लाइड्स मैंने सारी आपसे पहले भी शेयर की हैं, आप कहेंगे मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ये आपके पास में स्लाइड्स उपलब्ध रहेंगी। मेरा कहना यह है कि जितनी बार भी आप ये वीडियोस देखें तो ये स्लाइड्स अपने सामने रखें, इनको आप चलाते रहें, देखते रहें और आप मेरा लेक्चर सुनते रहें। तो कहने का मतलब क्या है कि एक अच्छी तर्कणा को बुरी तर्कणा में से भेद करने के लिए उपयुक्त होने वाली विधियों और सिद्धांतों, दो चीजें कही गई। विधियां क्या हैं? देखिए, तर्क की अपनी विधियां होती हैं, और ऐसा नहीं कि तर्क की कोई एक विधि होती है। हम अनेक प्रकार के तर्कों की बात करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम एक इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, हम प्रपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं, हम सिंबॉलिक लॉजिक की बात करते हैं। हम अनेक प्रकार से तर्कणाएं और तर्क कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तर्क को बुरे तर्क से भेद करने की विधियां और वो सिद्धांत, है ना, ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, करेंगे, और धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि ये चीजें स्पष्ट होंगी। ये एक अच्छी तर्कणा से बुरी तर्कणा का को भेद करने का, अलग करने का एक तरीका है। इरविंग एम कोपी ने ऐसी परिभाषा
तर्कशास्त्र की प्रस्तुत की है। फिर हम ये कहते हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट। दो बातें कही जा रही हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ, यहां क्या कहा जा रहा है, साइंस बताया जा रहा है लॉजिक को, तर्कशास्त्र को एक प्रकार का विज्ञान बताया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट, यानी कि तर्कशास्त्र विचार के नियमों का विज्ञान है। अब ये विचार के नियम क्या चीज होते हैं? हम विचार करते हैं और अनेक प्रकार के विचार करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि देखिए, तार्किक विचार हमारे संवेगात्मक विचारों से अलग हो सकता है, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारी बौद्धिकता से अलग होती हैं। तो यानी कि जब हम किसी आधार और निष्कर्ष की बात करते हैं, हम जिस किसी आधार पर आगे बढ़ते हुए, क्रमशः बौद्धिकता के साथ में आगे बढ़ते हुए किसी आधार से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की बात करते हैं, तो हम उसको विचार का नियम कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विचार के नियम सिर्फ तर्कशास्त्र में होते हैं, लेकिन तर्कशास्त्रीय विचार के नियम अन्य प्रकार के विचारों से अलग होते हैं। और जब हमें कभी सत्यान्वेषण करना होता है, जब हमको एपिस्टेमोलॉजिकल यानी कि ज्ञान मीमांसीय प्रश्नों से हम जूझ रहे होते हैं, जब हमको बौद्धिकता और तर्कणा की जरूरत होती है, तब हमको विचार के नियमों का पालन और अनुसरण करना पड़ता है। तो ये विचार के नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे स्वीकार किया जाता है, ये स्वीकार्य कब बनते हैं और ये त्याज्य कब हो जाते हैं, किस प्रकार के विचार के नियम या किस प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया सत्यान्वेषण की दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं होती है, इन चीजों का विज्ञान हम तर्कशास्त्र को कहते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट। लॉज ऑफ थॉट, बेसिक लॉज ऑफ थॉट तीन प्रकार के होते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कहते हैं। हम क्रमशः जब आगे बढ़ेंगे तो इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम विचार के नियमों के विज्ञान के रूप में तर्कशास्त्र को जानते हैं या परिभाषित भी करते हैं। उसके अतिरिक्त हम ये कहते हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। दोबारा एक बात कही गई कि यहां पर भी लॉजिक को एक विज्ञान बताया गया, और किस चीज का विज्ञान बताया गया? तर्कणा का विज्ञान बताया गया। रीजनिंग के लिए मैं समझता हूं कि तर्कणा शब्द सबसे ज्यादा उपयुक्त इसका अनुवाद है, तो हम तर्कशास्त्र को तर्कणा का विज्ञान भी कहते हैं। इसके आगे हम बात कर सकते हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ साइंसेस। ये परिभाषा आपको प्राय इतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं होगी, लेकिन ये एक बड़ी ही मौलिक बात है जो तर्कशास्त्र के बारे में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्यों तर्कशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा गया। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने विज्ञान संभवतः पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप विज्ञान के बारे में जानते हैं। हम अनेक विज्ञानों की बात करते हैं, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस की हम बात करते हैं, है ना। ज्योग्राफी को भी हम कई बार साइंस के दृष्टि में बात करते हैं, लाइफ साइंसेस की बात करते हैं। तो इन सारे विज्ञानों का कोई ना कोई विषय होता है। भौतिक विज्ञान में हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उनकी उत्पत्ति की बात करते हैं, उनके आपसी संबंधों की, उनके संयोजनों की, उनके वियोजनों की, और इनके पीछे काम करने वाले सिद्धांतों की, हम सृष्टि के नियमों की बात करते हैं, है ना। हम न्यूटन्स के लॉ की बात करते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो हम ये सारी की सारी बातें विज्ञान में करते हैं, और विज्ञान का कोई ना कोई विषय होता है। एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो वहां पर हम खास तौर से पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं। तो हम जब भी किसी विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका कोई ना कोई विषय होता है। आपने तर्कशास्त्र को भी एक विज्ञान कहा, तो फिर तर्कशास्त्र कैसा विज्ञान है, इसका विषय क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है।
और ऐसी स्थिति में कहा गया कि तर्कशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, यानी कि तर्कशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो स्वयं विज्ञान है, कोई अलग से विषय नहीं है, भौतिक शास्त्र की तरह या रसायन शास्त्र की तरह केमिकल्स इसके विषय नहीं है, पारिस्थितिकी इसका विषय नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, हेवनली बॉडीज इसका विषय नहीं है, खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों की तरीके से इसके जो कोई विषय हैं या इसकी जो विषय वस्तु हैं वो चांद तारे इस तरीके की चीजें नहीं हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि तर्कशास्त्र जो कि एक विज्ञान के रूप में है उसकी विषय वस्तु क्या है, वो किसको अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है। तो ये जब कहा गया कि विज्ञानों का विज्ञान है, स्वयं विज्ञान को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है। तर्कशास्त्र के अंदर तार्किक जो चिंतन है या जो पद्धतियां हैं या जो सिद्धांत हैं वो इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किए जाते हैं, या हम ये कहें कि डिस्कवर किए जाते हैं कि विज्ञानों को कैसा होना चाहिए। यदि विज्ञानों को प्रगति करनी है, यदि विज्ञानों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या ज्ञान की सेवा करनी है, तो उनको तार्किकता के नियमों का पालन, अनुसरण करना होगा। और यदि विज्ञान तार्किकता के नियमों से नहीं चलेंगे तो फिर वो ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्र नहीं रह जाएंगे। तो विज्ञानों को कैसा होना चाहिए, विज्ञानों के नियम किस प्रकार अधिक ठोस और तार्किक हो सकते हैं, इस चीज का क्योंकि तर्कशास्त्र के अंदर अध्ययन और विश्लेषण होता है, इसलिए हम तर्कशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं। अब बात जब हमने ये एक कुछ बेसिक डेफिनेशंस 3-4 देखी, और भी मिल जाएंगी आपको पुस्तकों में, लेकिन समझने की दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि ये परिभाषाएं पर्याप्त हैं। तो इसके आगे हमको क्या कहना होगा, हमने जब परिभाषाओं की बात की तो इससे एक मोटा मोटा स्वरूप हमारे सामने निकल करके आता है, और वो ये बताता है कि तर्कशास्त्र हमको किसी ना किसी दृष्टिकोण से मौलिक रूप में ये भी बताता है कि हमारे विचार को कैसा होना चाहिए, विज्ञानों को किस प्रकार के वैचारिक नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार का अनुशासन विज्ञानों की प्रगति के लिए आवश्यक है, यानी कि विज्ञानों को किस प्रकार प्रगति करनी चाहिए, विज्ञानों में विचार किस प्रकार से होना चाहिए। यहां पर है का प्रश्न न होकर के चाहिए का प्रश्न जुड़ गया, और जहां पर चाहिए का प्रश्न जुड़ जाता है और चाहिए से हमारी पहचान जो कोई शास्त्र कराता है या कोई विज्ञान कराता है, तो हम उसको नियामक विज्ञान या आदर्श मूलक विज्ञान कहते हैं। अर्थात तर्कशास्त्र इस रूप में एक आदर्श मूलक और नियामक विज्ञान है। मैं समझता हूं कि कुछ तकनीकी कारणों से बहुत लंबे वीडियोस नहीं बन सकते। मैंने ये स्लाइड्स आपके साथ में शेयर की हैं। यदि किसी को समस्या हो, आप मुझसे फोन पर सीधे भी बात कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने और फिर आप इसके आगे मुझसे चर्चा करें।